लोकसभा चुनाव में पहले दौर की वोटिंग कल खत्म हो गई और पहले दौर में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले गए। तो आज हम बात करेंगे पहले दौर की वोटिंग के बाद वोटिंग फीसद की। जो आंकड़ा आया है उसका आज हम विश्लेषण करेंगे और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम रिपोर्टर्स जुड़ेंगे, हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि पहले दौर में औसतन 63% वोटिंग हुई है, जो पिछली बार के मुकाबले से कम है। पिछली बार इन्हीं सीटों पर वोटिंग फीसद का औसत करीब 70% था और पहले फेज में सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में 84% और सबसे कम बिहार में करीब 49% वोटिंग हुई है। पिछले चुनाव में इन्हीं सीटों पर औसत 70% था वोटिंग का, इस बार करीब 63% है। यह बड़ी अपडेट है, हम इसी का विश्लेषण करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं और इसके लिए हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ कनेक्ट हैं। वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, प्रकाश कुमार पटना से, मनोज्ञा लोईवाल होजाई असम से हमारे साथ कनेक्ट हैं, रविकांत छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष शर्मा जयपुर से जुड़े हुए हैं, मृत्युंजय सिंह चंद्रपुर महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इन सबके पास चलेंगे और वोटिंग फीसद पर, वहां पर हुए मतदान पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें एक बड़ी खबर, पहले दौर का मतदान हो चुका है और अब दूसरे दौर की बारी है। लेकिन इसके बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि गर्मी का ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है और उनका दावा है कि गर्मी का ग्राफ जितना बढ़ेगा बीजेपी की सीटें भी उतनी ही बढ़ जाएंगी। एयरपोर्ट पर बताया कि बहुत गर्मी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। मैंने एयरपोर्ट ऑफिसर को अहमदाबाद में बताया, गर्मी का ग्राफ जितना ऊपर जाएगा भाजपा की सीटों का ग्राफ भी ऊपर जाने वाला है। भाई और बहनों, गत चुनाव में आपने 303 सीटें दी थी और इस बार मोदी जी ने कहा है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। गृहमंत्री अमित शाह की बात आपने सुनी। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, वहां के आंकड़े की बात करेंगे वोटिंग फीसद की और आपको दिखाते हैं कि पिछली बार के मुकाबले में वोटिंग प्रतिशत का क्या हिसाब रहा। ये देखिए, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, ये हिसाब 2019 यानी पिछले लोकसभा चुनाव में 67% वोट पड़े थे उन्हीं 8 सीटों पर जहां पर कल वोटिंग हुई थी और इस बार 60% मतदान। देखिए, सीधा 7% की गिरावट पिछले लोकसभा चुनाव से इस लोकसभा चुनाव में उन 8 सीटों पर जहां पर कल वोटिंग हुई थी। पहले दौर की वोटिंग के बाद दावे किए जा रहे हैं और दावों का दंगल चल रहा है। योगी और अखिलेश दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। फिर से देश के अंदर मोदी सरकार आने की अभी से लोगों का उतावलापन भी दिखाई दे रहा है और देश के अंदर आज जो आवाज है कि फिर एक बार अब की बार बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। तो पहले दौर को लेकर जो दो अलग अलग दावे हैं वो हमने आपको दिखाए, लेकिन अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों। आइए वीरेश पांडे के पास चलते हैं। वीरेश हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से। वीरेश, आप उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर जो पिछले बार का आंकड़ा था वोटिंग फीसद का और अब का, उसमें 7% का फर्क आ गया है, 7% कम वोटिंग हुई है। इस पर किस्म किस्म के बयान आ रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके से इसको समझ रहे हैं, लेकिन आप इसके पीछे क्या फैक्टर देख रहे हैं? देखिए, जमीन पर रहने के बाद मुझे ये बात साफ समझ में आई कि 14 और 19 से ज्यादा आसान
चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा है और ये जो 400 के पार का नारा है उसका इंपैक्ट न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, बूथ लेवल के अध्यक्षों और साथ ही साथ जो विपक्ष के मतदाता हैं उनके ऊपर भी पड़ा है, क्योंकि जब 400 के पार है तो भाजपा वाले भी सोचे कि भैया जब 400 पार जा रहा है तो उतनी मेहनत क्यों करे जो 14 और 19 में किए थे। अस्तित्व का सवाल था। और जब विपक्ष को लगा कि जब ये 400 पार जा ही रहे हैं और इंडिया गठबंधन छितर बितर हो गया है तो ये जो जोड़ी बनी है उतना डेडली कॉम्बिनेशन नहीं है जो 19 में मायावती और अखिलेश यादव की डेडली कॉम्बिनेशन की जोड़ी बनी थी। तो चलो जब जीत ही रहे हैं तो जिता दो, और वो सोच रहे हैं कि हम जीत ही रहे हैं तो ठीक है देख लेंगे। तो ये अंतर है 14 और 19 का और ये 24 का। इसलिए मतदाताओं पर और बूथ लेवल पर लोगों को ले जाकर जो मतदान कराने वाले हैं उन पर भी इसका मनोवैज्ञानिक असर पड़ा है। मैं इस बात को कई रूप में देखता हूं कि 19 से जो अंतर है उसमें देख लिया जाए जो 8 सीटें हैं उसमें पिछली बार बसपा का कॉम्बिनेशन था, आरएलडी थी, अखिलेश थे, तो ये वहां का बहुत मजबूत गणित है। इस बार एक बात जो आपकी बात से बिल्कुल साफ स्पष्ट हो रही है कि 2014 और 19 के मुकाबले में ये आसान आप कह रहे हैं बीजेपी के लिए होगा ये चुनाव और इसका मनोवैज्ञानिक असर है। बिहार की बात करेंगे। बिहार में 4 सीटों पर कल मतदान हुआ, क्या रहा वहां पर पिछले लोकसभा चुनाव में और इस बार में? मोटा मोटा देखिए, हम आपके सामने आंकड़े रख चुके हैं। 2019 में 54% पिछले बार, और इस बार इन्हीं 4 सीटों पर 49% मतदान हुआ। 5% की गिरावट आ गई वोट फीसद में पिछली बार की तुलना में। इस बार 54% इन्हीं 4 सीटों पर 2019 में मतदान हुआ था और इस बार मात्र 49%। लेकिन चारों जगह जो भी वोट पड़ा है महागठबंधन को पड़ा है और हम लोग निश्चित है चारों सीट आज का जीत रहे हैं। 4 सीटों का चुनाव हुआ, ये चारों पर एनडीए भारी मतों से चुनाव जीतेगी। नहीं, वो तो सपना देखने के लिए देख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। पिछले बार भी वही कह रहे थे, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई ट्रेंड ही नहीं है। कौन नया वोट जुट गया? लालू जी ने कौन अच्छा काम कर दिया जो वोट जुटेंगे? कुछ नहीं होना है। बिहार का एक एक वोट मोदी जी को जाने वाला है। अब इस कम वोटिंग का दोनों पक्ष अलग अलग तरीके से अपने अपने पक्ष में विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है, क्यों गिरा वोटिंग फीसद? प्रकाश कुमार से समझते हैं, पटना से हमारे साथ कनेक्ट हैं। प्रकाश, आप क्या देख रहे हैं वहां पर? देखिए, एक बात तो तय है कि इस बार जो दारोमदार है वो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और जो सहयोगी दल है उनके ऊपर जरूर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो चेहरा है नरेंद्र मोदी का, उसको देख करके क्या लोग वोट कर रहे थे। अगर ये वोट कर रहे हैं उनको देख करके, तो जो वहां उम्मीदवार हैं उनकी क्या हैसियत थी। तो उम्मीदवारों को भी ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है, तो वो भी बहुत ज्यादा सक्रिय और अग्रेसिव नहीं थे। तो जाहिर है कि जब कार्यकर्ता उतने अग्रेसिव नहीं होंगे तो वोट का परसेंटेज जो है वो गिरेगा। लेकिन जब वोट का परसेंटेज गिरता है तो क्या उसका असर ये पड़ता है कि कहीं अंडर करंट तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा है जिससे कि ये कहा जा सके कि लोग ऊपर जरूर देख रहे हैं अब की बार 400 पार। लेकिन जातीय समीकरण जो तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बिछाया गया है, क्या वो एक जो ट्रैप था उस ट्रैप में कहीं फंस तो नहीं गया उम्मीदवार? ये सब कुछ है जिसके कारण से ये कहा जा सकता है कि इस बार ये उन दावों के साथ, जैसा कि 2019 में कहा जा रहा था कि जीत का मार्जिन बहुत बड़ा होगा, वैसा मुझे नहीं दिख रहा है। वोट परसेंटेज गिरने से भी और क्लोज टक्कर, जो कांटे की टक्कर है वो है। हमारी बातचीत हो रही है सभी दल के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, तो वो सभी यही कह रहे हैं कि देखिए ये सीट फंस गया है, वो सीट फंस गया है, यहाँ पर ऐसे वोटिंग हुई है, कहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया है, तो कहीं पर उम्मीदवार को देख करके नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी को देखकर वोट जा रहा है, कहीं जातीय समीकरण काम कर रहा है। तो इन सब के बीच में ये दावे जो किए जा रहे हैं कि उनकी 4 सीटें हैं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन कुछ सीटों पर ये जरूर दिख रहा है कि वोट परसेंटेज गिरने से कांटे की टक्कर हो गई है। आप कह रहे हैं वोट परसेंटेज गिरने से कांटे की टक्कर हो गई और 2019 जैसा हिसाब आपको नहीं दिख रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर कल मतदान हुआ, क्या रहा वहां पर ये देखिए आप। 2019 पिछले लोकसभा चुनाव में 85% वोटिंग हुई थी इन्हीं 3 सीटों पर, और इस बार 2024 में 81% वोटिंग हुई। यहां भी मतदान का फीसद गिरा, 4% यहां पर मतदान का फीसद गिर गया है। मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आइए उनसे समझते हैं कि इन 3 सीटों पर मतदान फीसद क्यों गिरा। मनोज्ञा, वैसे तो यूपी और बिहार के मुकाबले में बहुत वोटिंग हुई, लेकिन पिछली बार की तुलना में मतदान फीसद यहां भी गिरा है। आप क्या फैक्टर देख रही हैं इसके पीछे?
बंगाल में हमेशा एक खासियत रही है कि चुपचाप फूले छाप, ये नहीं बताते हैं किस फूल पर छाप दिया, क्योंकि दोनों तृणमूल कांग्रेस का भी फूल है और जोड़ा फूल कहते हैं उसको, और दूसरी ओर बीजेपी जिसका पद्म फूल है। लेकिन इस बार जिस तरह से कम हुई है वोटिंग, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। पहला एक कारण गर्मी है जिसको आप नकार नहीं सकते हैं, लेकिन उत्तर बंगाल में गर्मी का असर हमेशा कम रहता है। हालांकि हिंसा एक ऐसी तस्वीर होती है जो बंगाल की पटकथा को हमेशा बदल देती है। इस बार हिंसा की घटनाएं पिछले बार के मुकाबले कई गुना कम हुई हैं, लेकिन शाम तक दोनों गिरोह में, अगर मैं ये कहूं, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों दलों में जो खलबली थी कि आखिरकार जीतेगा कौन, क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक खुद मैदान में थे, तो वहां पर तृणमूल कांग्रेस शाम तक विजय मिছিল निकाल रही थी कि हम जीत गए हैं। प्रेशर टैक्टिक्स का अगर कोई सच्चा उदाहरण इस समय है पूरे देश में चुनावी राजनीति में, तो वो बंगाल है, जहां की 42 सीटों में से 4 पर तो मतदान हो चुका है, जिसमें से सारे लोगों के, अगर मैं ये कहूं कि भाग्य विधाता करता धरता वोटरों ने ये बता दिया है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन इसका पता 4 जून को ही लगेगा। जी ठीक है, आप कह रही है गर्मी एक बड़ा फैक्टर रहा आपके हिसाब से। अब हम आगे बढ़ेंगे, पश्चिम बंगाल के बाद हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर कल मतदान हुआ। क्या हुआ मध्य प्रदेश में? पिछली बार 2019 में 75% मतदान हुआ था इन्हीं 6 सीटों पर। इस बार 2024 में 67% मतदान हुआ। अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ वोट प्रतिशत का, 75 से 67, लगभग 9% वोट गिर गए। रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी जो मध्य प्रदेश में मतदान पर करीबी निगाह रखे हुए हैं लगातार। क्यों हुआ रविकांत ऐसा, इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई मध्य प्रदेश में? देखिए, खासतौर से ये इनमें से जो 6 ज़िले थे जहां मतदान होना था, उनमें से 3 ज़िले आदिवासी ज़िले हैं, और जिनमें से मांडला और बालाघाट में नक्सल प्रभावित ज़िला है। सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित ज़िला है बालाघाट, और बालाघाट के कई गांव ऐसे थे जहां पर चुनाव का बहिष्कार किया गया। एक गांव में तो पूरी तरीके से बहिष्कार हुआ, लोगों ने वोट नहीं डाला। उसके अलावा जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर नक्सलियों की ये चेतावनी हमेशा रहती है कि आप वोट मत डालिए। इसका ये भी एक बड़ा कारण है कि बहुत सारे आदिवासियों ने वोट नहीं डाला, लेकिन इससे भी बड़ा कारण धूप है। कल काफ़ी तेज धूप थी यहाँ पर, जिसकी वजह से आज इस समय हम लोग बात कर रहे हैं, इस समय भी काफ़ी तेज धूप यहाँ पर है, चुभन वाली धूप है। तो यहाँ पर करीब 9 बजे से धूप शुरू हो गई थी कल, और 4 बजे के बाद तक काफ़ी तेज धूप रही थी। तो सुबह के समय और शाम के 2 घंटों में जो वोटिंग हुई वो थोड़ी ज़्यादा थी, सुबह कम थी। शाम के 2 घंटों में काफ़ी ज़्यादा वोटिंग हुई थी, लेकिन बावजूद इसके चूंकि दिन भर लोग घर से नहीं निकल पाए थे, इसकी वजह से भी वोटिंग कम हुई है। आप कह रहे हीट वेव फिर से एक बार मध्य प्रदेश में कम वोटिंग का कारण बना, और आदिवासी बेल्ट में भी कम मतदान हुआ है। रविकांत बता रहे। राजस्थान की बात करते हैं, 12 सीटों पर राजस्थान में कल वोट पड़े। अब 2019 में क्या हुआ था ये देख लीजिए आप। 2019 यानी पिछले लोकसभा चुनाव में 64% मतदान हुआ था राजस्थान की इन्हीं 12 सीटों पर। इस बार 57% मतदान हुआ, 7% की यहाँ पर गिरावट आ गई राजस्थान में। क्यों? उत्साह तो आप देख रहे हैं, मंजू जी मेरे साथ हैं। मैं मंजू जी को बधाई देता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई, जो लगातार 14 है और 19 का इतिहास राजस्थान दोहराएगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बदलाव होगा, और जो भाजपा की सरकार 4 महीने से बनी है प्रदेश में, वो भी कोई खास अपना इंप्रेशन नहीं छोड़ पाई है, और 10 साल से दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। लोग ये चुनाव जो है बदलाव का चुनाव होगा। भाजपा के लिए संघर्ष के हालात हर सीट पर हैं, और इन दावों में कोई दम नहीं है। जो पब्लिक है, 140 करोड़ जो लोग हैं, वो मन बना चुके हैं बदलाव करने का। 2 अलग अलग दावे आपने देख लिए जो अब बिल्कुल विपरीत हैं, और सब अपने अपने तरीके से इस वोट प्रतिशत की गिरावट का विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, मनीष शर्मा हमें बताएंगे, जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष। राजेंद्र, तमाम बातों को अगर मैं सिर्फ 2 वाक्यों में समेटूं तो बहुत आसानी होगी। अगर राजस्थान के परसेप्शन की बात करें तो अगर विधानसभा चुनाव में वोटिंग बढ़ती है तो राज्य सरकार के माथे पे सिलवटें आती हैं, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में वोटिंग बढ़ती है तो बीजेपी को फायदा होता है। ये निष्कर्ष है पिछले 5 लोकसभा और विधानसभा चुनाव का। राजस्थान में जिन 12 सीटों पर कल मतदान हुआ, राजेंद्र, सबसे अहम बात, वहाँ मार्शल कौम यानी कि जाट, राजपूत, इसके अलावा मीणा और गुर्जर, वो डिसाइडिंग होते हैं।
इन तमाम 12 सीटों का अगर ट्रेंड देखें, खासतौर पर श्रीगंगानगर, झुंझुनू और जयपुर ग्रामीण, इनमें 8 से 9% तक की मतदान की गिरावट हुई है। ये अलार्म है बीजेपी के लिए, क्योंकि आधे राजस्थान में वोटिंग हो चुकी है। 13 सीटें वो हैं जहां पर सामान्य मतदाताओं का बाहुल्य है। बीजेपी को उम्मीद करनी चाहिए कि इन 13 सीटों पर अगर अच्छी वोटिंग होती है तो उसको फायदा होगा और पीछे की जो 12 सीटें हैं उसकी कवर वो कर पाएगी। लेकिन इन 12 सीटों पर जो कम मतदान हुआ वो बीजेपी नेताओं के चेहरे पर शिकन लाने के लिए काफी है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो ये दावा कर सकती है कि ये जो मार्शल कौम, खासतौर पर जाट समाज जो है वो हमेशा कांग्रेस के साथ रहता है और पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को उन्होंने जमकर वोट किया था। तो अगर इन सीटों पर ये मतदाता खुलकर वोट किए हैं और दूसरी तरफ बीजेपी का वोटर या उनका कार्यकर्ता अपने वोटर्स को बूथ तक नहीं ला पाया, तो ये बीजेपी के लिए एक परेशानी की बात हो सकती है। बहुत रोचक आपने ये विश्लेषण किया वोट फीसद गिरने का वहां पर मनीष, और बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जरूर मैं याद रखूंगा जब परिणाम आएंगे। तो फिलहाल आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे हम। 5 सीटें हैं महाराष्ट्र में जहां पर कल मतदान हुआ। अब क्या हुआ वहां पर? महाराष्ट्र की इन 5 सीटों पर 2019 में 64% वोट पड़े और 2024 में 65% वोट पड़े। देखिए आप, 2% की गिरावट महाराष्ट्र में भी आ गई। क्यों? इसका कारण हम समझने के लिए रुख करेंगे मृत्युंजय का। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से हमारे साथ कनेक्ट हैं। लगातार आपने वोटिंग पर निगाह रखी। मृत्युंजय, आपको क्या कारण समझ में आ रहा है यहां भी वोटिंग की गिरावट का? देखिए, अगर मैं वोटिंग की गिरावट के बारे में बात करूं तो 3 बातों का जिक्र करना चाहूँगा। एक तो जो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन था कि जो उत्साह 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए था वो उत्साह कल नहीं दिखा। पहला ये फैक्टर नज़र आया। दूसरा जो फैक्टर है, बहुत सारे मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में नहीं था। कई बार उन्होंने चक्कर लगाए लेकिन उन्हें उनका नाम नहीं मिला। कई लोग परेशान भी नजर आए। तीसरा जो हम देख रहे थे, स्थानीय लोग जो खास करके जो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, क्षेत्रीय नेता होते हैं, बूथ लेवल के नेता होते हैं, वो मतदाताओं को लेकर आते हैं। वो तस्वीर मुझे इस बार कम नजर आई या ना के बराबर नजर आई। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो मैं खुद फील कर रहा हूँ, तापमान। कल 43 डिग्री का तापमान था चंद्रपुर में और लगभग पूरे विदर्भ रीजन में 5 क्षेत्रों में यही तापमान था। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ इस समय चंद्रपुर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। तो कल गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ये पिछले कई दिनों से यहाँ पर ये मौसम में इस प्रकार की गर्मी देखी जा रही है। यहाँ पर तापमान 48-50 डिग्री तक भी जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बताई। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर भी बता दूं कि गढ़चिरौली जो कि नक्सल प्रभावित इलाका है, वहाँ पे 66% से अधिक मतदान हुआ है बिना किसी हिंसा के। ये बड़ी सकारात्मक बात भी देखने को मिली कि 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई। महत्वपूर्ण बात है कि गढ़चिरौली में, जहां पर याद होगा पिछली बार कमांडो हमारे 18 कमांडो शहीद हो गए थे पहले चरण के चुनाव में, कल कोई भी हिंसा नहीं हुई और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से वाकई ये अच्छी खबर दे रहे हैं आप मृत्युंजय। इसमें कोई शक नहीं है कि गढ़चिरौली में कोई हिंसा नहीं हुई, बल्कि इस सारे क्षेत्र में कोई हिंसा नहीं हुई। और आप ये कह रहे हैं कि हीट वेव सबसे बड़ा कारण आपको दिखाई देता है इस कम मतदान के पीछे। टेस्ला के सीईओ का भारत दौरा टल गया है। एलन मस्क का भारत दौरा टल गया है। 21 और 22 अप्रैल को मस्क को भारत आना था और प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन फिलहाल खबर यह है कि उनका भारत दौरा टल गया है। एलन मस्क, उनका भारत दौरा 21-22 अप्रैल को होना था। खबर यह है कि वो दौरा टल गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की।